नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस बीच महाविकास आघाड़ी में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर चर्चा तेज हो गई है। उद्धव ठाकरे पहले ही कह चुके हैं कि चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित होना चाहिए। अब सीएम चेहरे को लेकर शरद पवार ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में कोई सीएम फेस नहीं है। शरद पवार ने कहा कि जहां तक मेरी पार्टी का सवाल है, मेरी पार्टी से कोई भी इच्छुक नहीं है। हम किसी को भी सीएम चेहरे के रूप में पेश नहीं कर रहे हैं। हम बस यहाँ सरकार में बदलाव चाहते हैं क्योंकि हम राज्य को सुशासन देना चाहते हैं। इसलिए सीएम कौन होगा या नहीं, ये मेरे लिए सवाल नहीं है। बता दें, उद्धव ने कहा था कि कांग्रेस और एनसीपी जिसका नाम आगे बढ़ाएंगे वो उसका समर्थन कर देंगे। उनका ये कहने का तरीका था, वो अलग बात है, लेकिन सीएम पद पर वो रहे हैं और उद्धव के साथ सिंपैथी भी है, तो वो चाहते हैं कि उनके चेहरे को ही घोषित किया जाए। शरद पवार ने रोड़ा तो हटा दिया है। अब देखते हैं कि राहुल गांधी और खड़गे क्या करते हैं। लोगों का कहना है कि उद्धव का नाम आगे करने से गठबंधन को फायदा ही होगा। रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। इस दौरान पीएम मोदी यूक्रेन के दौरे पर हैं। इस दौरान आज उन्होंने यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की। दोनों राष्ट्र प्रमुखों के बीच आज दोनों देशों के रिश्तों को लेकर अहम कूटनीतिक बैठक भी होनी है। पीएम मोदी और जेलेंस्की की मुलाकात की पहली तस्वीर सामने आ चुकी है, जो कि राजधानी कीव की है। इनमें पीएम मोदी जेलेंस्की से हाथ मिलाते और फिर उनके कंधे पर हाथ रखे नजर आते हैं। बताते हैं, इससे पहले पीएम मोदी ने रूस का दौरा भी किया है। पीएम मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच वार्ता के बाद भारत और यूक्रेन ने 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। समझौते हाई कैपेसिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, एग्रीकल्चर, कल्चरल कोऑपरेशन और मेडिसिन और ड्रग्स के लिए भारत की मानवीय सहायता को लेकर है। मूड ऑफ द नेशन सर्वे के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता घटी है। सर्वे बताता है कि अगस्त 2023 में योगी के कामकाज से 47% लोग संतुष्ट थे। फरवरी 2024 में यह आंकड़ा बढ़ा और 51% हो गया और अब अचानक लोकप्रियता घटकर 39% रह गई है। जबकि बेहतर मुख्यमंत्री के मामले में उन्होंने सर्वे में शीर्ष स्थान हासिल किया है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की लोकप्रियता बढ़ी है। आंकड़े बताते हैं कि अगस्त 2023 में ममता के कामकाज से 32% लोग ही संतुष्ट थे। फरवरी 2024 में यह आंकड़ा 33% हो गया। अब 6 महीने में अचानक लोकप्रियता बढ़कर 46% हो गई है। मूड ऑफ द नेशन सर्वे के अनुसार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता घटी है। सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि अगस्त 2023 में केजरीवाल के कामकाज से 58% लोग संतुष्ट थे। फरवरी 2024 में यह आंकड़ा बहुत तेजी से घटा और 37% हो गया। अब 6 महीने में फिर लोकप्रियता बढ़ने लगी है और यह आंकड़ा 44% हो चुका है। इसके अलावा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की लोकप्रियता घटी है। वहीं सर्वे के अनुसार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब 5 सितंबर तक जेल में ही रहने वाले हैं। सीबीआई ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से और वक्त मांगा है। ऐसे में अगली सुनवाई 5 सितंबर को होने वाली है। वैसे पहले ये सुनवाई आज शुक्रवार को होनी थी। तब कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल सकती है, लेकिन इस सुनवाई का टलना ही केजरीवाल के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। सेबी ने बिजनेसमैन अनिल अंबानी के ऊपर कड़ी कार्रवाई की है। सेबी ने उन्हें सिक्योरिटी मार्केट से 5 साल के लिए बैन कर दिया है। साथ ही सेबी ने अनिल अंबानी के ऊपर करोड़ों रुपए का भारी भरकम जुर्माना भी लगाया है। सेबी ने ताजा आदेश में इस एक्शन की जानकारी दी। नियामक का ये एक्शन अनिल अंबानी के साथ ही 24 अन्य निकायों के खिलाफ आया है। कोलकाता रेप मामले में आरोपी संजय रॉय को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पिछले कई दिनों से आरोपी से सीबीआई घंटों पूछताछ कर रही है। उसका पॉलीग्राफ टेस्ट भी होने वाला है। इस बीच कोर्ट से भी उसे बड़ा झटका लगा है। नेपाल में बड़ा हादसा हुआ है। 40 लोगों को लेकर जा रही भारतीय बस एक नदी में गिर गई। बस में 40 लोग सवार थे और राहत बचाव कार्य जारी है। इस घटना में 14 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। वहीं स्थानीय प्रशासन के अनुसार 16 यात्रियों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। मरने वालों की संख्या अधिक भी हो सकती है। बस यूपी नंबर की बताई जा रही है। ये बस पोखरा से काठमांडू जा रही थी। इजराइल के पूर्व मेजर जनरल इस्जाक ब्रिक ने गुरुवार को इजराइल को बड़ी चेतावनी दे दी। उन्होंने कहा कि अगर फिलिस्तीनी समूह हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ उसका मौजूदा युद्ध जारी रहा तो इजराइल को 1 साल के भीतर पतन का सामना करना पड़ सकता है। ब्रिक ने इजरायली दैनिक हारेट्स के एक लेख में कहा, देश वास्तव में रसातल की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
उन्होंने कहा कि अगर हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ संघर्ष जारी रहा तो इजराइल 1 साल से अधिक समय के भीतर ढह जाएगा। आईडीएफ के पूर्व अधिकारी ब्रिक ने इजराइल के रक्षा मंत्री पर भी निशाना साधा और उन्हें एक्सपोज किया। उन्होंने कहा कि गजा में युद्ध के दौरान रक्षा मंत्री योव गैलेंट के ज्यादातर दिखावटी घोषणाएं निराधार साबित हुई। उन्होंने कहा कि इन घोषणाओं के साथ गैलेंट इजरायली जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। उन्होंने कहा कि गैलेंट को यह एहसास होने लगा है कि गजा में पूरी तरह से जीत की अवधारणा बकवास है। ब्रिक ने कहा कि ऐसा लगता है कि उन्हें यह एहसास होना शुरू हो गया है कि हमास के साथ बंधक समझौते पर पहुंचने में विफल रहने से क्षेत्रीय युद्ध होगा जो इजराइल को गंभीर खतरे में डाल देगा। शिकागो में डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन का आखिरी दिन उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के नाम रहा। डेमोक्रेट्स की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस ने जोशीला भाषण दिया। उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक नामांकन स्वीकार किया। इसके साथ ही कहा कि अमेरिका ट्रंप के पास वापस नहीं जा सकता है। कमला ने कहा, ये चुनाव न केवल हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है बल्कि हमारे राष्ट्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। कई मानों में डोनाल्ड ट्रंप एक हल्का व्यक्ति हैं, लेकिन उन्हें व्हाइट हाउस में वापस लाने के परिणाम बेहद गंभीर होंगे। यूएस कैपिटल हिल हिंसा में ट्रंप की भूमिका के लिए उन पर कटाक्ष करते हुए कमला हैरिस ने कहा कि आप हमेशा मुझ पर भरोसा कर सकते हैं कि मैं देश को, पार्टी और खुद से ऊपर रखूंगी। उन्होंने कहा कि मैं सभी अमेरिकियों के लिए राष्ट्रपति बनूंगी। डेमोक्रेटिक पार्टी के कन्वेंशन प्रोग्राम में डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रपति उम्मीदवार कमला हैरिस ने अपना अभी तक का सबसे लंबा भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने बताया कि उनकी मां हमेशा हौसला बढ़ाती थी। कमला हैरिस ने कहा कि मेरे पिता मुझे सपनों के पीछे भागने के लिए प्रेरित करते थे। हैरिस ने कहा कि उनकी मां श्यामला भारत से अमेरिका आई थी। उन्होंने हमें सिखाया कि नाइंसाफी के खिलाफ शिकायत मत करो बल्कि उसे दूर करने के लिए कुछ करो। हैरिस ने कहा कि एक महान राष्ट्र के लिए मैं डेमोक्रेटिक पार्टी के नामांकन को स्वीकार करती हूँ। पेरिस ओलंपिक 2024 के जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लुसाने डायमंड लीग प्रतियोगिता में नीरज ने 89.49 मीटर जेवलिन थ्रो किया है। हालांकि इस प्रतियोगिता में नीरज दूसरे स्थान पर रहे। वहीं पेरिस ओलंपिक में जेवलिन थ्रो के फाइनल राउंड में नीरज ने 89.45 मीटर की दूरी तक भाला फेंका था। इस प्रतियोगिता में नीरज दूसरे नंबर पर रहे थे और उनको सिल्वर मेडल मिला था। लुसाने डायमंड लीग में 2 बार के विश्व चैंपियन और पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स ने 90.6 मीटर थ्रो किया और पहले नंबर पर रहे। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।